देखो आज ना हम एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एंजाइना पेक्टोरिस है क्या, इसे समझो। जैसे तुम्हारा हार्ट है, तो हार्ट के लिए क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी करती है, ब्लड सप्लाई करती है। तो क्या हुआ, आपने जैसे कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें या लिपिड वाली चीज़ें का सेवन करा, तो कोरोनरी आर्टरीज में क्या होता है, तुम्हारा लिपिड जमा हो जाता है, जिससे क्या होता है, यानी कि जो तुम्हारा हार्ट है उसके लिए ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है या कम हो जाती है, जिससे क्या होता है, तुम्हारे सीने में दर्द होने लगता है। इसको ही हम क्या बोलते हैं, एंजाइना। तो जो तुम्हारे कोरोनरी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, एथेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो देखो एंजाइना पेक्टोरिस से थोड़ा सा समझ लो, एंजाइना पेक्टोरिस से पढ़ने से पहले, जैसे एथेरियोस्क्लेरोसिस का कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा हार्ट पे, यानी कि तो ये डिपेंड करता है तुम्हारी कुछ चीज़ों पे। जैसे एथेरियोस्क्लेरोसिस हो गई, तो तुम्हारी ब्लड सप्लाई कितनी होगी, यानी कि हार्ट के लिए, तो वही दिख रहा है। तो देखो मैंने लिख रखा है, जैसे ये हाउ मैनी आर्टरीज आर इन्वॉल्व। अब बोलेंगे आपके हार्ट के लिए तो एक ही कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, तो हाउ मेनी आर्टरीज कहाँ से आ गई। तो देखो कोरोनरी आर्टरीज जो होती हैं तुम्हारी, वो दो होती हैं, एक राइट कोरोनरी आर्टरीज होती है और एक होती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो जो राइट कोरोनरी आर्टरीज है तुम्हारी, वो राइट साइड को ब्लड सप्लाई करेगी तुम्हारे हार्ट के, और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी करेगी तुम्हारे लेफ्ट साइड के हार्ट को ब्लड सप्लाई करेगी। और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज की भी दो ब्रांचें होती हैं, एक तो होती है लेफ्ट सर्कमफेरेंस कोरोनरी आर्टरी और होती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंट्रिक आर्टरी। तो ये वाली जो ब्रांच है वो क्या करेगी, लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करेगी, सॉरी लेफ्ट एट्रियम को सप्लाई करेगी ब्लड सप्लाई, और ये जो दूसरी वाली ब्रांच है ये करेगी लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए ब्लड सप्लाई। अब देखो सपोज मान लो तुम्हारी राइट कोरोनरी आर्टरीज में यानी कि कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, तो सिर्फ तुम्हारा राइट साइड का हार्ट ही क्या होगा, प्रभावित होगा, ठीक है। या फिर लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, तो मान लो इसमें हुआ सिर्फ लेफ्ट सर्कमफेरेंस कोरोनरी आर्टरी, तो सिर्फ लेफ्ट एट्रियम पे ही प्रभाव पड़ेगा उसका। तो इसका यही मतलब है, देखो मैंने लिख रखा है, यानी कि सिंगल वेस्कुलर डिजीज या फिर डबल वेस्कुलर डिजीज या ट्रिपल वेस्कुलर डिजीज, ये हो गया। दूसरा एथेरियोस्क्लेरोसिस का प्रभाव यानी कि इस पे भी डिपेंड करता है, यानी कि रेट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि कितनी तेजी से एथेरियोस्क्लेरोसिस डेवलप हो रही है, या तो फास्ट होगी डेवलप या स्लो होगी। तो देखो फास्ट किससे होगी, जैसे मान लो आपने कोलेस्ट्रॉल वाली यानी कि तली भुनी चीज़ें खूब सेवन कर रहे हैं, या डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक है, हाइपरटेंशन का पेशेंट है, या स्मोकिंग करता है, तो एथेरियोस्क्लेरोसिस क्या होगी, तेजी से डेवलप होगी, ठीक। या डिग्री ऑफ ऑक्लूजन। अब ऑक्लूजन क्या है, जैसे मान लो कोरोनरी आर्टरी क्या है तुम्हारे, एक पाइप की तरह है, जैसे ये पाइप है, ठीक है। तो मान लो जैसे ये तुम्हारी कोरोनरी आर्टरीज है, ठीक। तो इसमें क्या होगा, जैसे पाइप की तरह है, तो सपोज मान लो ये बता रहा है, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है डिग्री ऑफ ऑक्लूजन, यानी कि कितना ये बंद हो रखा है कोलेस्ट्रॉल के द्वारा। सपोज मान लो ये 5 सेंटीमीटर की है, तो 2.5 सेंटीमीटर बंद हो रखा है, ठीक है। या मान लो 4.5 सेंटीमीटर बंद हो रखा है, यानी कि ये वाला भाग। तो ये बता रहा है डिग्री ऑफ ऑक्लूजन। तो मान लो अगर कोरोनरी आर्टरीज 75% बंद हो रखी है कोलेस्ट्रॉल के द्वारा, स्टोनिस मतलब बंद हो रखी है, तो एपिसोड ऑफ एंजाइना, यानी कि एंजाइना का एपिसोड तुम्हें आने लगेगा। अब एपिसोड का मतलब क्या है, एंजाइना के जो सिम्टम है वो तुम्हें दिखने लगेंगे। अगर इतना परसेंट अगर कोरोनरी आर्टरीज बंद हो रखी है, तो ये पता कैसे चलेगी तुम्हारी क्या इतनी परसेंट बंद हो रखी है, एक तो तुम्हारे सिम्टम आने लगेंगे, और एक ना हम एंजियोग्राफी करा लेते हैं, ठीक है, तो उससे भी पता चल जाता है। देखो एथेरियोस्क्लेरोसिस मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा रखा है, यानी किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है एथेरियोस्क्लेरोसिस, तो वो उसमें से देख लें आप। तो एपिसोड ऑफ एंजाइना, और ये ना कुछ समय के लिए रहेगा, अगर 75% बंद है कोरोनरी आर्टरी, तब कितने टाइम तक रहेगा, 5 से 10 मिनट तक लगभग, ठीक है। और अपने आप ही क्या करेगा, ठीक हो जाएगा 5 से 10 मिनट तक रहने के बाद। इसके लिए हम क्या बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस, और हम एंजाइना पेक्टोरिस ही आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ठीक क्यों हो जाता है, जैसे मान लो सिम्टम आए यानी कि एंजाइना के, और खुद ही ठीक हो गया 5 से 10 मिनट तक, तो क्या होता है, जैसे मान लो ये तुम्हारी एक ब्लड वेसल्स है, ठीक। तो सबसे बाहरी लेयर क्या होगी, फाइब्रस की होगी, और इसके नीचे जो होता है वो मस्कुलर लेयर होती है, ठीक। और इसके नीचे क्या होती है, एंडोथेलियल। तो क्या होता है, मान लो कहीं पे एथेरियोस्क्लेरोसिस हो रखी है इस तरह से, इसके नीचे कोलेस्ट्रॉल जमा हो रखा है,
तो अब मान लो यहाँ से तो ब्लड निकल नहीं पाएगा, बहुत छोटा सा ये रह गया खुला हुआ। तो ये ब्लड वेसल्स की ये एंडोथेलियल क्या करती है, नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करती है, और ये क्या करता है, ब्लड वेसल यानी कि ब्लड वेसल्स की मसल पे काम करता है, जिससे क्या होता है, ये यानी कि रिलैक्स कर जाती है मसल जो होती है, और ये क्या होता है, फैल जाती है इस तरह से, देखो ऐसे करके ऐसे, तो आराम से निकल जाएगा यहाँ से ब्लड। तो इसीलिए 5 से 10 हम देखो ड्रग्स भी देते हैं एंजाइना में, तो कौन सी देते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं या आइसोसोर्बाइट डाइनाइट्रेट, तो उसमें क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड ही बनता है लास्ट में, ठीक है। या फिर मान लो स्टेनोसिस, यानी कि ये यानी कि जो कोरोनरी आर्टरीज है वो 90% बंद हो रखी है, तो जो एंजाइना होगा वो अनस्टेबल एंजाइना होगा। अनस्टेबल समझ रहे हो, जो सिम्टम होंगे वो लगातार बने हुए रहेंगे उसके लिए एंजाइना के, और यही कभी भी मतलब एमआई में चेंज हो सकता है। एमआई मतलब समझ रहे हो, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। तो हम देखो ये भी पढ़ेंगे अनस्टेबल एंजाइना और एंजाइना पेक्टोरिस भी पढ़ेंगे, तो आज हम सिर्फ एंजाइना पेक्टोरिस पढ़ेंगे, ठीक। तो थोड़ा सा समझ लो, देखो एंजाइना पेक्टोरिस क्या है। देखो जैसे जो कोरोनरी आर्टरीज है तुम्हारी, उसमें क्या है, लिपिड का डिपोजिशन हो गया। देखो मैंने बना रखी है कोरोनरी आर्टरीज, इसे समझा रखा है, इधर भी देख लो तुम चाहे देखना चाह रहे हो तो थोड़ा सा। जैसे देखो ये तुम्हारा हार्ट हो गया, देखो मैंने तो समझाने के लिए बना रखा है, ये हार्ट इस तरह का नहीं होता हार्ट, ठीक है। ये तुम्हारे सेंटअप हो गए, ये क्या हो गए, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। तो कोरोनरी आर्टरीज तुम्हारी देखो इस तरह से, मैंने देखो समझाने के लिए बना रखा है तुम्हारे लिए, ठीक। तो यहां पे कहीं पे एथेरोस्क्लेरोसिस हो गई, एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो गया, तो सपोज मान लो ये इस तरह से हो गई, तो यहां से थोड़ा सा एरिया रह गया है खुला हुआ, जिससे ब्लड आएगा, तो यहाँ क्या आएगा, ब्लड कम आएगा, जिससे क्या होगा, तुम्हारे सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे। तो इसको जैसे मान लो जो डिपोजिट हो रहा है, लिपिड जो डिपोजिशन हो रहा है, इसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, ये मैंने समझा रखा है। अगर ये स्टेनोसिस यानी कि कोरोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल लगभग 75% या उससे ज़्यादा एरिया घेर ले मतलब तुम्हारा, तो इससे क्या होगा, एक्सर्शन जब करेगा इंसान तो उससे सिम्टम आएंगे। अब ये एक्सर्शन क्या होता है, एक्सर्शन देखो जैसे 2 प्रकार का एक्सर्शन होता है, एक तो फिजिकल होता है, एक होता है इमोशनल एक्सर्शन। तो फिजिकल एक्सर्शन क्या है, जैसे मान लो आपने कोई काम किया, ऐसे रनिंग कर रहे हैं आप, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपके क्या होगा, चेस्ट में पेन सा होने लगेगा। या इमोशनल एक्सर्शन क्या है, जैसे कोई किसी की डेथ हो गई या ज़्यादा खुशी की खबर सुन ली, आपने देखा होगा कि अचानक से किसी की डेथ हो जाती है, उसने खुशी की खबर सुनी या मरे की खबर सुनी तो उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या कारण होता है, इसको ही हम एक्सर्शन बोलते हैं। एक्सर्शन कितना होता है, फिजिकल और इमोशनल 2 प्रकार का, और सिम्टम आने चाहते शुरू हो जाते हैं। यानी कि एक्सर्शन के समय क्या होता है, अगर स्टेनोसिस इतनी % हो गई 75% या उससे ज़्यादा, तो एक्सर्शन के समय क्या होगा, सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे, और वो फ्यू मिनट्स के लिए रहेंगे, यानी कि कुछ टाइम के लिए, यानी कि 5 से 10 मिनट, और खुद सबसाइड कर जाएंगे। सबसाइड मतलब खुद ही ठीक हो जाएगा पेशेंट। अब देखो एंजाइना पेक्टोरिस के सिम्टम क्या क्या होते हैं, जैसे मान लो कोई भी एंजाइना का तुम कैसे पहचानोगे, सिम्टम क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले वो क्या होगा, वो चेस्ट में पेन बताएगा कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है। अब सीने में दर्द तो तुम्हारी कई चीज़ों से होता है, जैसे मान लो तुम्हारे लंग्स में कोई प्रॉब्लम है तब भी दर्द हो सकता है तुम्हारे में, या चेस्ट वर्निंग, जैसे सीने में जैसे जलन सी हो रही है, तो सीने में जलन तो तुम्हारी उससे भी होती है, यानी कि GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, ठीक। तो इसमें भी होता है जिसमें एसिड ज़्यादा बनता है। लेकिन हैवीनेस इन चेस्ट, ऐसा लगेगा चेस्ट में कुछ रखा हुआ सा है, भारीपन सा हो रखा है, दर्द के साथ ये भी होगी और ये भी। और बैंड लाइक सेंसेशन, जैसे तुम्हारे चेस्ट को किसी से बैंड से बांध रखा हो, ठीक है, जैसे रस्सी से बांध दिया हो तुम्हारे चेस्ट के लिए, इस तरह का। या और फिर चोकिंग, जैसे दम सा घुट रहा है तुम्हारा, जब दर्द हो रहा होगा तुम्हें, जब एंजाइना का जो एपिसोड आता है, इतने सिम्टम, ये भी सब सिम्टम लेंगे, जैसे चोकिंग, दम सा घुट रहा है, बेचैनी होगी इससे बहुत ज़्यादा, पसीना आ रहा होगा, स्वेटिंग मतलब पसीना। रेडिएशन, देखो रेडिएशन का मतलब क्या है, जो तुम्हारा पेन है, मान लो जो चेस्ट में पेन हो रहा है, वो तुम्हारे सिर्फ चेस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, वो तुम्हारे देखो चेस्ट में तो पेन होगा ही होगा साथ में, ठीक है, तुम्हारे नेक में भी होगा वो पेन, यानी कि यहां से तुम्हारा चेस्ट से तुम्हारे नेक तक जाएगा, शोल्डर की टिप पे होगा बिल्कुल, ठीक है। तो शोल्डर होगा, शोल्डर की भी किस पे, टिप पे जाके होगा, ठीक। एब्डोमेन में भी पेन हो सकता है,
और बैक नेक, यानी कि ये तुम्हारी नेक है, ये देखो ये वाला यहाँ पे भी तुम्हारे दर्द होगा, ठीक है। सांस फूलेगी इसकी, बेहोश भी हो सकता है। बेहोश क्यों हो सकता है? मान लो सपोज ब्लड सप्लाई अगर रुक गई बहुत टाइम तक, यानी कि 5 से 10 मिनट से भी ज़्यादा हो गई, तो बेहोश भी हो सकता है बंदा। अब देखो ये तो तुम्हें सिम्टम मिल गए। अब ऐसे मान लो कोई आया और उसने इतने सिम्टम, ऐसा तो है नहीं तुम्हारे पास हाथ के हाथ आ जाएगा कोई पेशेंट, एक आध बार उसे एपिसोड आएगा, उसके बाद वो तुम्हें सिम्टम बताएगा कि मुझे ऐसी ऐसी कंडीशन होती है। तो आप उससे कुछ चीज़ें पूछेंगे, जैसे पूछेंगे कि डायबिटीज़ तो नहीं है तुम्हारे लिए, या हाइपरटेंशन तो नहीं है, ठीक, या स्मोकिंग तो नहीं करते आप, बीड़ी तो नहीं पीते हो, या अल्कोहल का सेवन तो नहीं करते हो, या लेवल ऑफ डाइट, कैसा खाना तुम खाते हो, जैसे तली भुनी चीज़ें अगर यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा, ठीक है, या फिर तुम्हारी हार्ट रेट, उसकी हार्ट रेट तो तुम खुद भी चेक कर सकते हो, बीपी ब्लड प्रेशर का पेशेंट तो नहीं हो, जो तो मैंने लिख रखा है ऊपर भी, एनेमिक तो नहीं हो, या वेट तो तुम्हारा नहीं बढ़ रखा है। अब देखो एनीमिया से कैसे हो सकता है, हम लोग जो देख सोचने की बात है, अगर एनीमिक पेशेंट है उसे एंजाइना का एपिसोड कैसे आ सकता है। तो देखो मान लो जो तुम्हारा ब्लड है, तो ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को लेके आता है। अब ब्लड में ऑक्सीजन, जैसे ब्लड में आरबीसी की कमी हो गई, सपोज मान लो 100 ml ब्लड में तुम्हारी 100 ही आरबीसी हैं, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत कितनी, 100 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की ज़रूरत है। तो आरबीसी क्या करती है, ऑक्सीजन को लेके जाती है, ठीक है। अब आरबीसी 100 ml तो ब्लड, यानी कि फ्लूइड तो तुम्हारा इतना ही रहा, लेकिन आरबीसी की संख्या कितनी हो गई, 50 हो गई, सॉरी मतलब 50 हो गई, ठीक है। तो सिर्फ 50 मॉलिक्यूल ही ऑक्सीजन के लेके आएगी, और उससे डिमांड ज़रूरत कितनी है, 100 मॉलिक्यूल की ज़रूरत है ऑक्सीजन की, जिससे क्या होगा, तुम्हारे चेस्ट में पेन होने लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उसे एनर्जी नहीं मिलेगी। एक चीज़ और है, देखो एग्जामिन करने के लिए, जैसे कोई भी बंदा है, जो देखो मैंने मुंह बना रखा है और ये गर्दन, जैसे देखो ये मैं हूँ, ठीक है। तो ये वाली जो होती है, ये तुम्हारी मसल होती है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल, ठीक है। तो तुम हाथ रख के स्टर्नोक्लीडो मसल इस तरह से और फील कर सकते हो, यानी कि पल्स के लिए। तो अगर जिसमें स्टेनोसिस होगी, जैसे देखो ये जो है, ये तो क्लेबिकल है, ये जो मैंने बना रखी है, ठीक है, ये वाली बोन देखो, ये वाली, और ये जो मिल रही है ये यहाँ से यहाँ तक क्लेबिकल से, ये देखो ये वाली, ये क्या है, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल। तो इसके मीडियल बॉर्डर पे तुम्हें क्या होती है, पल्स फील होती है। अगर कोई भी स्टेनोसिस वाला, यानी कि जिसमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो रखी है, तो उसमें क्या होगा, ये पल्स ना बहुत धीमी फील होगी। तो तुम ये भी फील कर सकते हो एग्जामिनेशन में। अब देखो इसके बाद क्या है, हाइपरटेंशन, वो सॉरी एंजाइना पेक्टोरिस का ना मैनेजमेंट है, और कैसे एग्जामिन, सॉरी मतलब क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराएं और क्या क्या मैनेजमेंट होगा। मैनेजमेंट मतलब समझ रहे हो, ट्रीटमेंट क्या क्या दें अगर कोई एंजाइना का पेशेंट आपके पास आ जाए तब। तो ठीक, एंजाइना पेक्टोरिस पढ़ेंगे। तो देखो मैं तुम्हें पिछली बार भी इस बात को बोला है, क्या तुम्हें प्रॉपर वे में पढ़ना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं, मैं भी लिखा दूंगा तुम्हें गोली एंजाइना पेक्टोरिस की, 10 गोली याद है मेरे लिए ड्रग्स। तो उससे क्या होगा, तुम सिर्फ पेशेंट को मारोगे जान से और कुछ नहीं करने के। तो प्रॉपर वे में तुम ट्रीटमेंट करोगे अच्छे से, ताकि देखो ऐसा तो है नहीं कि तुम डॉक्टरी की दुकान 2 दिन चलाओगे, तुम्हें लॉन्ग टर्म काम करना है। तो अगर काम ढंग से करोगे तो लोग तुमसे जुड़ेंगे, और जुड़ने के लिए तुमको प्रॉपर वे में पढ़ना होगा, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ें। अब देखो मैं तुम्हें कल वीडियो बता रहा था बात, कि एक मैं वीडियो देखा यूट्यूब पे, क्या एक बंदा था, उसने 11 मिनट की शायद वीडियो थी, उसने सब बीमारियों की इनकी डिजीज़ बता, इनकी जितनी बीमारी थी और उसका क्या ट्रीटमेंट था सब बता रखा था। अब बताओ उसने क्या किया होगा, मतलब कैसे एग्जामिनेशन है, कैसे इन्वेस्टिगेशन है, क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं, क्या पैथोलॉजी है। बिना पैथोलॉजी के आप ट्रीटमेंट कर दोगे, नहीं होना क्या, ठीक। तो अच्छे से पढ़ें बेस्ट तरीके से, और अच्छे से ट्रीटमेंट करें लोगों का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।